याद होगा हमने कहा था इस तरह से पैकिंग तुमको ऑब्जर्व होगा। हमने कहा था इस पैकिंग को हम लोग क्या बोले थे, क्रिस्टल सिस्टम। क्या बोले थे, क्रिस्टल सिस्टम। जब तुम क्रिस्टल सिस्टम को थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो तुमको यहाँ पैकिंग तुमको दिखेगा। इसके पैकिंग को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह का पैकिंग दिख रहा है। यही पैकिंग बार बार रिपीट होता हुआ तुमको दिख रहा है, गौर करो। तो यही बार बार ये फिर आया फिर आया फिर आया, इस तरह से ये पैकिंग जो है ये अल्टरनेटिवली ये तुमको यहाँ पे जितने भी पैकिंग स्ट्रक्चर्स तुमको दिख रहे हैं यहाँ पे ये रिपीट होते हुए दिख रहे हैं। यही यूनिट बार बार हमको रिपीट होता हुआ दिख रहा है। समझ में आ रही बात? तो ये जो पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड जिस छोटे पार्ट के बने होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल सिस्टम। अब अगर क्रिस्टल सिस्टम को देखा जाए तो ये भी दिखे हम कि ये अलग अलग क्यूबिकल स्ट्रक्चर के बने हुए हैं। जिस क्यूबिकल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। क्लियर है? हमने कहा ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हमको दिख रहा है। और ये स्ट्रक्चर को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो ये किसका बना हुआ है, तो हम बताए थे किसके बने हैं, एटम्स के। यहाँ पे ये हमारे कौन है, ये एटम्स हैं। ठीक है, ये यहाँ जितने भी हैं ये एटम्स के बने होंगे। यहाँ पे कौन होगा, ये एटम्स होते हैं। मतलब अल्टीमेटली अगर हम देखेंगे तो यूनिट सेल जो है वो बना हुआ किसका है, एटम्स का। हम एक बार रिकॉल कर रहे हैं, इस बात को केवल दिमाग में रखेंगे तो बहुत हद तक हमारा बात क्लियर होगा। मतलब ये हमारा जो हो गया ये यूनिट सेल है और ये यूनिट सेल बने हुए हैं किसके, एटम्स के। समझ में आ रही बात? तो अगर हम इस चीज को ऑब्जर्व करके चलते हैं तो ये इसको हमने समझाया था कि याद करो कि जब हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले कौन है, एटम है। एटम कहो या मॉलिक्यूल कहो या आयन कहो, एक पार्टिकल कहो, ठीक है। वो एटम्स पहले वो अपने आप को अरेंज किए किसमें, क्यूबिकल अरेंजमेंट में अपने आप को ले गए और वो अरेंज होकर क्या बनाए, यूनिट सेल का फॉर्मेशन किए। फिर क्या हुआ, फिर ये यूनिट सेल बार बार अरेंज हुआ और ये अरेंज होकर क्या बनाए, क्रिस्टल सिस्टम का फॉर्मेशन किए। और जब फिर से ये क्रिस्टल सिस्टम जो है ये फिर बार बार अरेंज होता गया और इसके अरेंजमेंट से ये जब अरेंज हुआ तो इसके अरेंजमेंट से क्या बना, क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन हुआ। यहां से बना हमारा क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ओवरऑल हमारे पास जो कहानी यही हुआ कि एटम के अरेंज होने से यूनिट सेल बनते हैं, यूनिट सेल के अरेंज होने से क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं, क्रिस्टल सिस्टम के अरेंज होने से हमारे क्या बने थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड बने थे। क्लियर है बात? अब थोड़ा सा यूनिट सेल को हम ऑब्जर्व करें। हम याद होगा बताए थे इस बात को, हम एक बार रिकॉल करें, तुमको समझाएं। अगर मान लो इसको थोड़ा और इमेजिनरी व्यू में अगर सोचो तो ऐसे देखो, मान लो ये जो हमारा क्लासरूम है यहाँ एक यूनिट सेल है। ये मान लो कि ये हमारा एक यूनिट सेल है। क्यूब ये क्यूब तो नहीं है, रेक्टेंगुलर है, लेकिन मान लो कि ये क्यूब है, ठीक है, इन क्यूब के फॉर्मेट्स में। तो हर इस क्लासरूम में अगर तुम ऑब्जर्व करो तो इसमें क्या दिख रहा है, कितने कॉर्नर्स होंगे, कॉर्नर कितने होंगे, तुम ऐसे सोचो, एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7 और 8। ये समझ में आया, 8 कॉर्नर होगा। हर क्यूब के पास कितने कॉर्नर होंगे, मतलब एक यूनिट सेल के पास अगर देखेंगे तो एक यूनिट सेल में कितना कॉर्नर होगा, 8 कॉर्नर्स होंगे। ये समझ में आ रहा है सबको? फिर से एक बार रिपीट कर दे, इस रूम जिस रूम में बैठो उसी को इमेजिन करो, खुद ब खुद बहुत सारा चीज तुमको क्लियर हो जाएगा। जिस रूम में बैठो उस रूम को तुम क्यूब बना दो, यूनिट सेल बना दो, ठीक है। तो उसके कॉर्नर्स कितने हुए, एक कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3, 4 और 5, 6, 7 और 8, 8 कॉर्नर्स हो गए। ये तो समझ में आ गया। अब अगर हम बात करेंगे, ये पहला बात हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि यूनिट सेल के पास क्या होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। अब दूसरा बात, फेस की बात करेंगे। कै गो फेस होगा, 6 फेस होगा, एक फेस, 2, 3, 4,
एक ऊपर और एक नीचे। कितने फेस हो गए? 6 फेस हो गए। कितने हो गए? 6 फेस। तो 8 सिंपल बात हो गई कि एक यूनिट सेल के पास 8 कॉर्नर होंगे और 6 फेस होगा। इतना तो क्लियर हो गया। चलो अब थोड़ा सा और क्लियर करते हैं इसको। अगर हम इसके एज को समझे, कितना एज होगा? 12 एज होगा। देखो तो एक किनारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8 हो गया, 9, 10, 11 और 12। समझ में आ रहा बात? तो एक यूनिट सेल, कोई भी एक यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल के पास 8 कॉर्नर होंगे, 6 फेस होंगे और 12 एजेस होंगे। कितने होंगे? 12 एज होंगे। और जब इनके बॉडी डायगोनल्स को मिलाओ, बॉडी डायगोनल समझ रहा है? फेस, अब देखो ये फेस है, तो फेस के अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाओगे, उसको इससे मिलाओ और इसको उससे मिलाओ, इसको इससे मिलाए और फिर इसको इससे मिलाए, तो जहां पे बीच में कट करेगा उसको बोलते हैं फेस डायगोनल। क्या बोलते हैं? मतलब अगर तुम बात करेगा एक क्यूब का एक वही फेस हो गया, तो एक फेस पे ये वाला क्या हो गया? ये डायगोनल हो गया। तो डायगोनल जहां पे कट करे इसको बोलते हैं फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल जहां पे कट करेगा उसको बोलते हैं फेस सेंटर। क्या बोलेंगे? समझ में आ रहा बात? क्लियर है ना? इस डायगोनल को वहां से इसको मिला दो, इसको यहां से मिला दो, तो बीच में कहीं कट करेगा ना। तो फेस डायगोनल जहां पे कट करते हैं सेंटर पे उसको बोलते हैं फेस डायगोनल। ठीक है। दूसरा फेस सेंटर बोलते हैं। ठीक है। दूसरा बात, अब थोड़ा सा बॉडी के डायगोनल को मिलाओ। बॉडी का डायगोनल मतलब बॉडी के अंदर है, तो इस कॉर्नर को उस कॉर्नर से मिला दो अपोजिट, फिर उस कॉर्नर को इस कॉर्नर से नीचे मिला दो, 2 हो गया, फिर उसको इससे मिला दिए 3 और इसको उससे मिला दिए 4। समझ में आ रहा बात? तो सब मिलके कहीं एक बीच में कहीं कट करेगा। समझ में आई बात? तो उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर। बॉडी डायगोनल्स जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको बोलेंगे बॉडी डायगोनल। फेस सेंटर जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको बोलते हैं फेस सेंटर। इतना बात समझ में आ रहा है? तो हर यूनिट सेल के पास हमारे पास क्या होंगे? कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स होंगे, 12 एज होंगे, 6 फेस होंगे और एक बॉडी का सेंटर होगा। समझ में आ रहा बात? इतना बात सबको क्लियर हो रहा है? एक साइंटिस्ट था ब्रेवेइस, ब्रेवेइस नाम का एक साइंटिस्ट एक्चुअली इन सारी बातों को ऑब्जर्व किया था। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो ढेर सारे सॉलिड्स को देख रहा था। समझ में आ रही बात? किसको देख रहा था? सॉलिड लिया और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एक्सपेरिमेंट के थ्रू सारे सॉलिड्स को वो ऑब्जर्व कर रहा था। तो जब वो सॉलिड को देखा तो उसको दिखा कि उसके अंदर 4 तरह के एटॉमिक अरेंजमेंट ही दिखे। जितने भी सॉलिड को वो देखा, तो जितने भी तरह के सॉलिड्स उसने देखे, हजारों हजार सॉलिड, डिफरेंट सॉलिड को ऑब्जर्व किया, तो उसके अंदर उसको एटम का अरेंजमेंट 4 तरह का दिखा। सबको बात समझ में आ रहा है? कितने तरह का दिखा? 4 तरह का। तो उस 4 तरह को वो अलग अलग कैटेगराइज किया। तो उसके, इसका मतलब है कि डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के अनुसार से हमारे यूनिट सेल कितने तरह के होंगे? 4 तरह के होंगे। समझ में आ रहा है? ये सारे एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है और एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किए गए हैं ब्रेवेइस के द्वारा। क्लियर है? तो इसमें कुछ दिमाग लगाने का जरूरत नहीं कि मान लीजिए सर एगो एटम एन में रहेगा तो वो और हो जाएगा, इस टाइप का फीलिंग नहीं लाना है। समझ में आ रहा है? ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है कि हमारे पास यूनिट सेल 4 तरह के ही होते हैं। सबको बात समझ में आ रहा है? क्लियर है सबको? चलो तो अब हम लोग बात करते हैं, हम ये देखें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टल सिस्टम का बना है, क्रिस्टल सिस्टम यूनिट सेल का बना है। हमने डिफाइन किया था यूनिट सेल को। हमने कहा था यूनिट सेल कौन होता है? तो ये सबसे छोटे छोटे यूनिट होंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के, जो खुद एटम के रिपीट होने से बना हुआ है। ठीक है। जबकि क्रिस्टल सिस्टम वो होमोजेनियस पार्ट होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड का, जो स्ट्रक्चरल यूनिट सेल के रिपीट होने से बना हुआ है। यहां तक हम लोग डिस्कस किए थे, डिफाइन कर दिए थे। अब हम बात करते हैं यूनिट सेल कितने तरह का होगा, क्रिस्टल सिस्टम कितने तरह का होगा। इन सारी बातों का डिस्कशन अब हम लोग करने वाले हैं। सबको बात समझ में आ रहा है?
तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं काइंड ऑफ यूनिट सेल। तो हेडिंग डाल देंगे हम लोग काइंड ऑफ यूनिट सेल, काइंड ऑफ यूनिट सेल। ये बात है, यहां तक ये सारी बातें हम पिछले क्लास में डिस्कस किए हुए हैं, ये सब बताए हुए हैं, फिगर याद होगा, बनाए होंगे तुम लोग। हम लोग अब बात कर रहे हैं किसका, काइंड ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, सॉरी काइंड ऑफ यूनिट सेल लिख लेंगे, काइंड ऑफ यूनिट सेल, काइंड ऑफ यूनिट सेल on the basis of different arrangement of atoms unit cell are of four kind, unit cells are of four kind, चार तरह के होंगे। प्रिमिटिव यूनिट सेल, और सिंपल यूनिट सेल। कोई बात नहीं, तो इसी के आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। दूसरा हमारे पास है कौन सा, अगला है हमारे पास बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको हम लोग बीसीसी बोलेंगे। तीसरा हमारे पास हो गया कौन सा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ये हो गया एफसीसी। और चौथा हमारे पास हो गया कौन सा, साइड और इंड सेंटर्ड, इसको बोलते हैं साइड और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। मतलब हमारे यूनिट सेल चार तरह के होते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, साइड और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये किसके अनुसार से, एटम किस तरह से अरेंज हुआ है, डिफरेंट एटॉमिक अरेंजमेंट के अनुसार से हमारे यूनिट सेल चार तरह के हो गए, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और साइड और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये बात सबको समझ में आ रहा है। अब सोचो, नाम ही बता रहा है प्रिमिटिव, मतलब ये सिंपल यूनिट सेल हो गए। तो सिंपल यूनिट सेल का मतलब अगर क्यूबिकल अरेंजमेंट में ही सोच रहे हैं तो एक क्यूब के पास कितने कॉर्नर है, तो मिनिमम तो 8 कॉर्नर चाहिए ही चाहिए। तो कहता है कि वैसा यूनिट सेल जिसके केवल और केवल कॉर्नर्स पे एटम हो, if atoms are present at the corner of the unit cell only, then that kind of unit cell is called primitive unit cell। समझ में आ रहा है बात। तो चलो पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, वन बाय वन सबकी बात करेंगे। लिखेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, those kind of unit cell in which atoms are present at the corner of the unit cell only, corner of the unit cell only, called primitive unit cell। केवल और केवल एटम्स जो होंगे वो कॉर्नर पे होंगे, तो ऐसे यूनिट सेल को हम प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे। दोज काइंड ऑफ यूनिट सेल in which atoms are present at the corner of the unit cell, केवल और केवल कॉर्नर पे होंगे, तो ऐसे यूनिट सेल को हम बोलने वाले हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्लियर है बात सबको यहां तक। तो केवल और केवल एटम्स अगर कॉर्नर पे हुए
तो वैसे यूनिट सेल को हम प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे। कहने का मतलब क्या होगा, इस बात को हम ऐसे समझे, जैसे मान लो ये हमने यूनिट सेल बनाया है, तो यूनिट सेल में एटम्स हमारे जो होते हैं वो केवल और केवल अगर कॉर्नर पे रहे, मतलब ये हमारे पास जो कॉर्नर्स दिख रहे हैं हमको, एटम्स केवल और केवल कॉर्नर्स पे हो, तो अगर एटम्स केवल और केवल कॉर्नर पे होंगे तो इस एटम को, इस यूनिट सेल को हम बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये बात सबको समझ में है। यूनिट सेल में केवल और केवल 8 कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट हो, केवल कॉर्नर पे, तो इसको क्या बोलोगे, प्रिमिटिव। क्लियर है बात। जबकि अगली बात हमारे पास आई क्या, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, यूनिट सेल बॉडी बहुत सारा आगे समझोगे, पहले जो लिख रहा है उसको लिखो। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल वैसे यूनिट सेल होंगे, देखो यूनिट सेल बनाने के लिए कॉर्नर तो चाहिए ही चाहिए, तो 8 कॉर्नर पे तो एटम मस्ट है। 8 कॉर्नर के साथ साथ एक एटम जो है उसके बॉडी के सेंटर पे होना चाहिए। कहता है कि दोज काइंड ऑफ यूनिट सेल, दोज काइंड ऑफ यूनिट सेल in which along with 8 corner, along with 8 corner, one atom is present at the body center position, body center position called body centered unit cell। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब इसमें कहता है कि एटम्स का जो अरेंजमेंट हम लोग कर रहे हैं, एटम कॉर्नर पे तो हो ही, एक जो हो उनके बॉडी के सेंटर पे हो, मतलब 8 कॉर्नर पे तो है ही, उसके साथ साथ एक उसके बॉडी के सेंटर पे हो। ये बॉडी सेंटर पोजीशन हो गया और ये कॉर्नर हो गए। तो ऐसे यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट, ये सॉरी बॉडी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हो गया ये, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल सारी बातें एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड हो रही है, हुई है, जो ब्रेवेस ने दिया है कि एटम्स कहां कहां मिले, तो मिलते हैं जो यूनिट सेल, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो यूनिट सेल, जितने भी तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड हमको मिलेंगे उसमें उनके यूनिट सेल केवल और केवल 4 तरह के होंगे, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, साइड और इंड सेंटर्ड। क्लियर है। तो ये 2 बातें समझ में आ गई। एटम केवल कॉर्नर पे होगा तो प्रिमिटिव होगा,
कॉर्नर के साथ साथ अगर बॉडी के सेंटर पे होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर मतलब समझा ना सब। बॉडी सेंटर मतलब क्या, जहां पे सारे बॉडी डायगोनल्स इंटरसेक्ट हुए हैं। बॉडी डायगोनल मतलब वो बताए थे अपोजिट जो बीच से निकला, और जहां पे वो कटा हुआ हो गया बॉडी सेंटर। अब फेस सेंटर का मतलब जहां पे फेस डायगोनल इंटरसेक्ट हुआ है, समझ में आ रहा है बात। फेस डायगोनल, एक फेस का जो डायगोनल इंटरसेक्ट हुआ वो फेस डायगोनल, फेस सेंटर। और जहां पे बॉडी डायगोनल इंटरसेक्ट होंगे जिस पॉइंट पे, उसको बोलेंगे बॉडी सेंटर। जैसे ये अगर देखो, ये यूनिट सेल तुम बना रहे हो, ये यूनिट सेल तुम बना रहे हो, इसमें तुम्हारे जो बॉडी डायगोनल्स को समझो, तो देखो ये पूरा कितना होगा, तो ये इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इस पॉइंट को मिला दिया, और इसको यहां से मिला दिया, तो जहां पे सब कटा, ये कौन चीज हो गया, बॉडी सेंटर। एगो ई फेस को मिलाए, ई फेस, इस फेस के दोनों फेस डायगोनल को मिलाए तो कौन चीज हुआ, वो फेस सेंटर हुआ। ये बात दिमाग में रखना है, ठीक है। चलो, तो बात, ये दो बातें क्लियर हो गई। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्लियर हो गया, बॉडी सेंटर यूनिट सेल क्लियर हो गया। अब चलो, अब बात हमारे पास आता है, लिख लिया है सब। चलो, अगला बात अब हमारे पास आता है कौन सा, फेस सेंटर्ड। तीसरा लिखेगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। Those kind of unit cell in which along with eight corner atoms are present at all six face center, all six face center position, called face centered, unit cell, face centered unit cell। मतलब 8 कॉर्नर पे तो एटम होना मस्ट है ही, 8 कॉर्नर्स पे तो एटम होंगे ही, इसके साथ साथ फेस, 6 फेस का मतलब 1 2 3 4 ऊपर और एक नीचे। तो देखो, एक फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, चौथा फेस, एक ऊपर और एक नीचे। अरे बात समझा ना, 2D में बनाएगा तो ऐसा ही बनाएगा, समझेगा कि ऊपर नीचे है, समझा। अरे 1 2 3 4, 1 2 3 4, और एक ऊपर और एक नीचे, तो ये हो गया ऊपर, ये हो गया नीचे, ठीक है। अरे ठीक है ना, वेरी गुड। तो ये फिगर जो हमारा है, ये है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल ये हमारा हो गया, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। ये बात समझ में, 8 कॉर्नर पे तो हो ही, कॉर्नर के साथ, और इसको समझने का कुछ खास नहीं है, तुम जिस रूम में बैठो बस उसी को यूनिट सेल बना दो, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। क्लियर है बात। 8 कॉर्नर पे केवल है तो प्रिमिटिव, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पे है तो, कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पे है तो फेस सेंटर्ड। क्लियर है। चौथा बात हमारे पास आता है साइड और इंड सेंटर्ड, साइड और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, साइड और इंड सेंटर्ड। इसमें कहता है वैसा यूनिट सेल जिसमें एटम्स जो होते हैं, वो एटम्स कहां रहेंगे, तो वो किसी भी दो अपोजिट या एडजेसेंट साइड पे हो। क्लियर है। मतलब साइड जो हमारा 6 साइड के 6 साइड हुआ, 6 साइड के कॉर्नर पे के बॉडी के सेंटर, मतलब 6 साइड के फेस के, साइड का मतलब फेस हुआ, 6 साइड पे जो है उस पे
या 6 फेस के सेंटर पे हुआ तो फेस सेंटर, लेकिन कहता है कि अगर 6 फेस में से किसी दो अपोजिट फेस पे, समझ आ रहा है क्या, किसी दो अपोजिट फेस पे या एडजेसेंट फेस पे हो तो उसको साइड या इंड सेंटर्ड बोलते हैं। मतलब अगर अगर इस साइड है तो इधर होना चाहिए, ऊपर है तो नीचे हो, किसी भी अपोजिट हो, या तो अपोजिट हो या एडजेसेंट, मतलब लगातार, यहाँ है तो यहाँ हो, यहाँ है तो नीचे हो, समझ में आ रहा है, यहाँ है तो इधर हो, कोई भी एडजेसेंट फेस पे हुआ या अपोजिट फेस पे हुआ तो उसको बोलेंगे साइड और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो पहले लिख लिया जाए इसको भी। मतलब दोज काइंड ऑफ यूनिट सेल in which along with 8 corner 2 atoms are present at any opposite or adjacent face center position called end centered unit cell, ठीक है। मतलब ये यहां पे कहता है कि एटम्स को जब हम अरेंज कर रहे हैं तो एटम्स हमारे जो हैं कॉर्नर पे तो हो ही, कॉर्नर के साथ साथ कहां हो, किसी भी दो अपोजिट, मतलब यहां हो तो इधर हो, अपोजिट हो गया, या एडजेसेंट पे हो, एडजेसेंट का मतलब क्या हुआ, यहां पे हो तो यहां पे हो, इधर हो तो इधर हो, समझ में आ रहा है, या तो अपोजिट हो या तो एडजेसेंट हो, तो ऐसे यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, साइड और इंड सेंटर्ड, साइड और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर है बात सबको? तो 4 यूनिट सेल दिमाग में बैठा लेना है, केवल कॉर्नर प्रिमिटिव, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर बीसीसी, कॉर्नर के साथ साथ 6 फेस के सेंटर पे एफसीसी, कॉर्नर के साथ साथ किसी भी दो अपोजिट या एडजेसेंट फेस पे हो तो साइड और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर है बात? चलो तो लिख लेंगे पहले इसको। क्लियर है बात? चलो अब बात आता है समझना, जब यूनिट सेल के ज्योमेट्रिकल एनालिसिस की बात होगी, जब हम यूनिट सेल के ज्योमेट्री को देखेंगे, मतलब अगर मान लो इस रूम के ज्योमेट्री को बताना है, तो इस रूम के ज्योमेट्री को बताने के लिए हमारे पास दो चीज की आवश्यकता पड़ेगी, अगर क्यूबिकल फॉर्म में है या रेक्टेंगुलर किसी भी फॉर्म में है, सिंपल समझो। तो अगर इस रूम के ज्योमेट्री को बताना है तो हमको क्या चाहिए होगा, पहला बात तो एज का लेंथ चाहिए होगा। एज के लेंथ में क्या होगा, 3 चीजें होंगी, एक उसका क्या होगा, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, यही ना होगा, 3 ये तो चाहिए ही, एज का लेंथ चाहिए और उन एजेस के बीच में क्या एंगल है, समझ में आ रहा है बात? मतलब ये कि यूनिट सेल के ज्योमेट्री को एक्सप्लेन, अब हम लोग समझो इसको, अब हम लोग दूसरे स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं। हम यूनिट सेल तो क्लियर कर लिए, अब अगला पॉइंट हमारा कौन सा है, क्रिस्टल सिस्टम। समझ में आ रही बात? याद करो अभी हमने बताया था कि यूनिट सेल, अब यूनिट सेल कितने तरह का हो गया ये क्लियर हो गया। अब यूनिट सेल अरेंज हुआ है और इससे क्रिस्टल सिस्टम बना, तो क्रिस्टल सिस्टम किससे बना है, यूनिट सेल से।
तो यूनिट सेल का ज्योमेट्रिकल डिफरेंस अगर होगा, अगर ज्योमेट्रिकली यूनिट सेल डिफर करेंगे तो उससे बने हुए क्रिस्टल सिस्टम क्या होंगे, डिफर करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ज्योमेट्री, यूनिट सेल के ज्योमेट्री को बताने के लिए हमको दो चीज की आवश्यकता पड़ेगी। पहला, उनके एज का लेंथ, और दूसरा उनके बीच का एंगल। क्लियर है? तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे ज्योमेट्रिकल एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल। हेडिंग डालेंगे ज्योमेट्रिकल एनालिसिस ऑफ, ज्योमेट्रिकल एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल, ज्योमेट्रिकल एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल। अगर एक यूनिट सेल हमारे पास है और इस यूनिट सेल को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसमें हर यूनिट सेल को एक्सप्लेन करने के लिए ये ज्योमेट्रिकल एनालिसिस की बात हम कर रहे हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस अगर हम ले रहे हैं, तो इनके एज के लेंथ की बात कर लेंगे। तो ए, बी और सी, तीन एज लेंथ हो गया, यही ना, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, यही ना तीन चीज होगा। समझ में आ रहा है बातों को? तो तीन हो गए, ए, बी और सी, ये क्या हो गया, एज लेंथ। समझ में आ रहा है बातों को? ये हो गया एज लेंथ। और दूसरा बात आता है इनके बीच का एंगल। तो एंगल क्या होगा, तो इसके बीच का एंगल हमारा जो हो गया, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा और ये हो गया गामा। इनके बीच का एंगल हो गया अल्फा, बीटा और गामा, इनके बीच का एंगल हो गया। क्लियर है? तो दो बातें हो गई। यूनिट सेल की ज्योमेट्री को बताने के लिए अपने पास दो चीजें हो गई। एक क्या होगा, एज लेंथ, और दूसरा उनके बीच का एंगल। ठीक है? तो ये ज्योमेट्री ऑफ यूनिट सेल is explained by the help of two parameters। दो पैरामीटर के थ्रू हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे। टू पैरामीटर्स, पहला एज लेंथ और दूसरा एंगल बिटवीन द एज, एंगल बिटवीन द एज। एंगल बिटवीन द एज लेंथ मतलब हो गया ए, बी एंड सी, और एंगल बिटवीन द एज जो हमारा हो गया वो हो गया अल्फा, बीटा एंड गामा। क्लियर है बात? अल्फा, बीटा एंड गामा, ये हो गया एज लेंथ, एंगल, और ए बी सी जो हमने लिया है वो हमारा क्या है। सबको बात समझ में आ रहा है? चलो, तो सिंपल है, इसको हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। एंगल हो गया अल्फा, बीटा एंड गामा, ये हो गया एंगल। अल्फा, बीटा और ये हो गया गामा। ठीक है? एंगल हो गया, और ए, बी और सी उनके एज का लेंथ हो गया। ठीक है? अब अगर एज लेंथ और एंगल में डिफरेंशिएशन होगा, एंगल मतलब एंगल और एज के बीच में अगर मतलब दोनों चेंज अगर करेंगे, तो उसके अनुसार से फिर से हमारे मतलब अगर ये चेंज कर रहा है तो यूनिट सेल का ज्योमेट्री चेंज हो रहा है, और यूनिट सेल का ज्योमेट्री चेंज होगा तो स्वाभाविक है उससे बने हुए क्रिस्टल सिस्टम डिफरेंट तरह के दिखेंगे। तो ब्रेवेइस ने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्री ऑफ यूनिट सेल, क्रिस्टल सिस्टम आर ऑफ 7 काइंड। दोनों बात समझ में आ रहा है? एक बार पर फिर रिपीट कर रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, यूनिट सेल 4 तरह के, और ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्री ऑफ यूनिट सेल, क्रिस्टल सिस्टम जो हमारे होते हैं वो 7 काइंड के होते हैं, 7 तरह के होते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले इसको लिख लोगे, फिर हम लोग फिर उस बात पे आ रहे हैं। हो गया?
चलो अब अगली बात समझो। तो ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब अगला पॉइंट हमारे पास आता है काइंड ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। अगला हेडिंग डाल देंगे क्रिस्टल सिस्टम में काइंड ऑफ हम देखेंगे काइंड ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। काइंड ऑफ क्रिस्टल सिस्टम on the basis of different geometry of unit cell, crystal systems are of 7 kind। ये 7 तरह के होंगे। क्रिस्टल सिस्टम जो हमारे हैं वो 7 काइंड होंगे, 7 तरह के। किसके अनुसार से? ज्योमेट्री के डिफरेंस के अनुसार से। क्लियर है? तो इधर हम लोग लेते हैं क्रिस्टल सिस्टम, उधर उसका हम लोग ले लेते हैं एज लेंथ, फिर हम ले लेते हैं एंगल बिटवीन द एज, और उसके बाद हम एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री ऑफ यूनिट सेल के डिफरेंट ज्योमेट्री के अनुसार से हमारे क्रिस्टल सिस्टम जो होते हैं वो 7 तरह के होने वाले हैं। पहला क्रिस्टल सिस्टम जो होता है उसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को हम CS लिख देते हैं स्मॉल में, ठीक है। CS मतलब क्रिस्टल सिस्टम, तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। क्रिस्टल सिस्टम को हम लोग यहाँ पे जो क्रिस्टल सिस्टम हम लोग लिख रहे हैं ये देखो, तो पहला हमारे पास आया सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। गौर करना, हम साथ ही में तुमको डिस्कस करते जा रहे हैं कि तुमको समझना है। पहला नाम ही बता रहा है सिंपल क्यूबिक, मतलब सिंपल क्यूबिक मतलब क्या? सिंपली वो क्यूब है, क्या है? और अगर वो क्यूब है इसका मतलब क्या है? क्यूब का सारा साइड क्या होता है? बराबर होता है, और उसके सारे के सारे एंगल्स कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। जानता है ना सब? क्यूब का मतलब क्यूब के सारे साइड्स बराबर, सारे एंगल्स भी बराबर और 90 डिग्री के। तो वैसा यूनिट सिस्टम, वैसा क्रिस्टल सिस्टम, समझना गौर से, वैसा क्रिस्टल सिस्टम जिसके यूनिट सेल के सभी साइड्स बराबर हो, सारे के सारे एंगल्स बराबर हो, किसके? 90 डिग्री के। तो ऐसे क्रिस्टल सिस्टम को हम सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम कहेंगे। ये बात समझ में आया सबको? इसका एग्जाम्पल हमारे पास हो गया जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। दूसरा हमारे पास आता है, हमारा दूसरा क्रिस्टल सिस्टम जो होगा वो हमारा है टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम चेंज हम करते जा रहे हैं, समझना इसको। इसको हम सिस्टमेटिक अरेंज कर दे रहे हैं कि तुमको आसानी से याद हो जाए। इसमें सारे साइड बराबर थे, सारे एंगल बराबर थे 90 डिग्री के। इसमें कहता है अगर 2 साइड बराबर हो पर तीसरा बराबर नहीं हो, समझ आया? 2 साइड बराबर हो
तीसरा साइड बराबर नहीं हो, तो ऐसे क्रिस्टल सिस्टम, लेकिन इनका जो अल्फा बीटा और गामा ये तीनों हमेशा क्या हो, 90 डिग्री के ही बराबर हो। समझ में आया? सारे साइड बराबर, सारे एंगल बराबर 90 डिग्री के, तो इसको क्या बोलेंगे, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। दो साइड बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं हो। समझ में आया बात? जैसे 1 2 और 3 बोल रहे हैं ना, तो मान लो ये और ये बराबर है, इसी रूम को देखो, ये और ये बराबर है, ये वाला बराबर है नहीं होगा, ये लगभग बराबर दिख रहा है, तो ये साइड और ये साइड, दो साइड बराबर, तीसरा बराबर नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम है। क्लियर है बात? लेकिन एंगल अभी भी क्या है, 90 डिग्री होगा, तो ऐसे क्रिस्टल सिस्टम को हम बोलेंगे टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। इसका एग्जांपल हमारे पास होता है TiO2, टाइटेनियम ऑक्साइड होगा, इसको कॉमन नेम में इसको रूटाइल बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है रूटाइल या SnO2। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम हो गए। क्लियर है? तीसरा क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास आता है ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम, ऑर्थोरम्बस स्ट्रक्चर जानता है? तो ऑर्थोरोम्बिक किसको बोलते हैं, जिसमें से किसी भी कोई भी साइड बराबर नहीं हो। जैसे मान लो ये 10 फीट है, इधर ये 20 फीट हो गया, और ये मान लो 50 फीट हो गया, तो क्या हो गया, तीनों चेंज हो गया। लेकिन रूम अगर ऐसे है तो देखो, तो सब एंगल 90 डिग्री ना है, तो इसमें कहता है क्या, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। याद रहेगा, तीनों साइड बराबर 90 डिग्री, दो साइड बराबर, तीसरा बराबर नहीं, 90 डिग्री। इसमें कोई भी साइड बराबर नहीं, लेकिन एंगल अभी भी 90 डिग्री है, तो ये हो गया क्या, अल्फा इजकल टू बीटा इजकल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है बात? सबको बात समझ में आ रहा है? चलो तो पहले उतार लो इसको, फिर आगे बढ़ो। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल इप्सोमाइट ले सकते हो, MgSO4.7H2O इप्सम, इप्सम। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम वो हो गए जिनमें कोई भी साइड बराबर नहीं, और एंगल जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है? इप्सम, ये इप्सम, पहले ये तीनों मेंशन करोगे, तो 3 क्रिस्टल सिस्टम हमको दिमाग में अभी तक आया। पहला सिंपल क्यूबिक, नाम ही बता रहा है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। सिंपल क्यूबिक वर्ड का मतलब ही हमको समझ में आना चाहिए कि वो क्यूब है, और क्यूब है तो उसके सारे साइड बराबर होंगे, सारे एंगल भी बराबर होंगे, और वो 90 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है? दूसरा आया हमारे पास कौन, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। इसमें कहता है दो साइड बराबर, तीसरा बराबर नहीं, एंगल अभी भी 90 डिग्री है। तीसरा आया ऑर्थोरोम्बिक, इसमें कहता है कोई भी साइड बराबर नहीं होगा, एंगल अभी भी 90 डिग्री हो, तो ऐसे सिस्टम को हम ऑर्थोरोम्बिक बोलेंगे। तो चेंजिंग इधर अभी 90 डिग्री सब था, इसमें एक एक बराबर नहीं हुआ। अगला क्या आ सकता है, फिर अगला और सोच सकते क्या, ये तो खत्म, अब क्या, दो एंगल में, 3 में से 2 बराबर होगा एंगल, तीसरा बराबर नहीं होगा, ये ना हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, ना तो कोई 2 बराबर तो हो गया, 2 बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं,
अगला जाएंगे तो ना तो कोई साइड बराबर हो ना ही कोई एंगल बराबर, समझ में आ रहा है? ये 3 क्लियर हो गया। चलो अब चौथे क्रिस्टल सिस्टम की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। जल्दी से उतार लेंगे इसको, उतार लिया होगा। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम लिख लिया तो अब आ जाओ। अब बात आता है यहां से अगला, मतलब इधर हम लोग पहले हम बात किए हैं क्रिस्टल सिस्टम का, उसके बाद हमारा उसका क्या था, एंगल था, सॉरी एज लेंथ था, एज लेंथ हम लोग लिए थे, फिर उसके बाद उसका एंगल लिए थे, एंगल बिटवीन द एज था, और लास्ट में हमारा उसका क्या था, एग्जाम्पल था। ठीक है, एग्जाम्पल थे। तो एंगल बिटवीन द एज और लास्ट में हमारे एग्जाम्पल थे, यही था। अब सोचो इसमें, अब हमारा तीसरा के बाद आता है चौथा, हमारे पास आता है, ये हो गया मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम हमारे कौन से क्रिस्टल सिस्टम होंगे, मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम वो क्रिस्टल सिस्टम होंगे जिसमें ना तो ये तो कोई साइड बराबर है, कोई साइड बराबर नहीं, मोनोक्लिनिक समझो इसको, मोनोक्लिनिक मतलब एक तरफ झुका हुआ। ठीक है, तो एक तरफ झुक जाएगा तो एंगल जो होगा, दो एंगल जो होंगे अल्फा और बीटा 90 डिग्री के, बट गामा जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। तो ऐसे क्रिस्टल सिस्टम को हम मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है कैल्शियम सल्फेट डॉट ट्वाइस H2O, मतलब ये हो गया जिप्सम, उसका एग्जाम्पल था इप्सम, और इसका एग्जाम्पल हो गया जिप्सम। ये हो गया मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। इसके बाद पांचवा हमारे पास आता है ट्राइगोनल क्रिस्टल। ये पहले सीरीज में ही जा रहा है, तो इसी में हमारे पास मोनो के बाद आता है ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। ट्राइक्लिनिक मतलब क्या होगा, तीनों तरफ से झुका होगा। मतलब क्या होगा, ना तो इसके कोई साइड बराबर होंगे और ना ही इनका कोई एंगल बराबर होगा। अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, इज नॉट इक्वल टू गामा, इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऐसे क्रिस्टल सिस्टम को हम बोलेंगे ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। और ये इसका एग्जांपल होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन हम लोग जो एनसीईआरटी के एग्जांपल हैं केवल उन्हीं को फोकस करके लिख रहा है, उतना याद रहे तो हमारे लिए काफी है ना। तो ये हमारा हो गया ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। ट्राइक्लिनिक में हो गया, ना तो कोई साइड बराबर होगा, ना ही कोई एंगल बराबर होगा, और ना ही वो 90 डिग्री के बराबर होगा। समझ में आ रहा है, कुछ भी बराबर नहीं होगा, सब कुछ एक दूसरे के इक्वल, कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। तो ऐसे क्रिस्टल सिस्टम को हम ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम बोलेंगे। इसके बाद हमारे पास आएगा हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में कहता है कि इसमें दो साइड बराबर होगा, तीसरा बराबर नहीं होगा, और अल्फा और गामा 90 डिग्री के बराबर होगा, बट बीटा जो होगा वो 120 डिग्री के बराबर। ये अलग हो गया, दो साइड बराबर, तीसरा बराबर नहीं, दो एंगल बराबर हो, अल्फा और गामा 90 डिग्री, जबकि बीटा 120 डिग्री हो, तो ऐसे क्रिस्टल सिस्टम को हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। इसका एग्जांपल हमारा हो गया सिलिका SiO2। और सबसे लास्ट क्रिस्टल सिस्टम जो ऑब्जर्व होता है वो है ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल बोलते हैं इसको, ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम और रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम। रोम्बोहेड्रल
क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं इसको, ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम और रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम। इसमें कहता है सारे साइड बराबर होंगे, सारे एंगल भी बराबर होंगे, बस अंतर यह है कि ये 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे। समझ आया? इसी कारण हम पहला और लास्ट को एक तरह से लिख दिए दिमाग में रखने के लिए। पहला में क्या था, सारा साइड बराबर, सारा एंगल बराबर 90 डिग्री के। लास्ट क्या है, ना तो कोई सारा साइड बराबर है, सारे एंगल भी बराबर है, बस वो 90 डिग्री के बराबर नहीं है। क्लियर है बात? तो इसको हम बोलेंगे ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम और रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम। इसका कॉमन एग्जांपल है कैल्शियम क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। चलो देखो, तो हमारे क्रिस्टल सिस्टम की सबको बात समझ में आ रही है। क्रिस्टल सिस्टम हमारे 7 काइंड हो गए, 7 तरह के, सिंपल क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और ट्राइगोनल। क्लियर है बात? अब सुनना गौर से, ये जो, अच्छा इन तीनों में देखो तो तुमसे पूछा जाए कि सबसे इस पूरे तीनों को अगर हम मतलब पूरा जो 7 अपने पास, ये अपने पास जो 7 क्रिस्टल सिस्टम हमारे आए हैं, इन 7 क्रिस्टल सिस्टम में अगर हम ऑब्जर्व करें तो सबसे सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम कौन है? सिमेट्रिकल मतलब सब कुछ बराबर, सिंपल क्यूबिक। और अगर हम कहें कि सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल कौन है, जिसमें कोई बराबर नहीं हो, वो ट्राइक्लिनिक है हमारा। समझ में आ रहा है? एक बात इसको भी हम लोग मेंशन कर लेंगे, एक लाइन लिख लेंगे, मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम, मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम is simple cubic, while most unsymmetrical crystal system is triclinic। मोस्ट सिमेट्रिकल हमारा सिंपल क्यूबिक होगा और मोस्ट अनसिमेट्रिकल जो होगा हमारा ट्राइक्लिनिक होगा। अब एक बात गौर करो, अब जो बता रहे थोड़ा सा गौर से सुनना सब। एटॉमिक अरेंजमेंट के अनुसार से यूनिट सेल 4 तरह का, यूनिट सेल के ज्योमेट्रिकल डिफरेंस के अनुसार से क्रिस्टल सिस्टम 7 तरह का। अब जो बता रहे वो गौर से सुनना। अगर मान लो हम ऐसे सोचे, सिंपल समझो, हमने सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम ले लिया। कौन सा ले लिया? तो उसमें क्या है, सारे साइड बराबर है, सारे एंगल बराबर है। अब उस यूनिट सेल में, गौर से सुनना सब, उस यूनिट सेल में हमने एटम का अरेंजमेंट डिफरेंट करना शुरू किया। समझ में आ रहा बात? सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम लिए तो उसके यूनिट सेल के सारे साइड बराबर है, सारे एंगल बराबर है। अब उसमें केवल कॉर्नर पे डालेंगे तो एक तरह का दिखेगा, अब कॉर्नर के साथ साथ उसके बॉडी के सेंटर पे डाल देंगे तो अलग दिखेगा कि नहीं? ज्योमेट्री सेम हो, इसका मतलब यह है कि ज्योमेट्रिकली सेम हो लेकिन डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑब्जर्व हो, पॉसिबिलिटी हो सकता है। अगर सोचो 3 प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, 3 गो लिए, इसमें तीनों का एटम का अरेंजमेंट डिफरेंट है लेकिन उनकी ज्योमेट्री सेम हो सकती है, सारे साइड बराबर हो सकते हैं, सारे एंगल बराबर हो सकते हैं 90 डिग्री के। तो ज्योमेट्रिकली सेम हो बट एटॉमिक अरेंजमेंट के अनुसार से वो डिफरेंट दिखते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्रेवेइस लैटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेवेइस लैटिस। सबको बात समझ में आ रहा है? यूनिट सेल 4 तरह का, क्रिस्टल सिस्टम 7 काइंड, और उस क्रिस्टल सिस्टम के अंदर क्या होंगे? ब्रेवेइस लैटिस, अलग अलग तरह के ब्रेवेइस लैटिस होंगे। मतलब
क्रिस्टल सिस्टम मतलब ज्योमेट्रिकली एक तरह का, और उसमें एटॉमिक अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं ब्रेवेइस लैटिस। तो कोई पूछे व्हाट इज ब्रेवेइस लैटिस तो क्या बोलेंगे? वैसे वैसे क्रिस्टल सिस्टम्स जिनके मतलब एक सेम ज्योमेट्री हो, वैसे स्ट्रक्चर जिनकी ज्योमेट्री सेम हो बट एटॉमिक अरेंजमेंट डिफरेंट हो, तो उनको हम बोलेंगे ब्रेवेइस लैटिस। तो एक लाइन पहले मेंशन कर लो, ब्रेवेइस लैटिस। those structure which having those structure which having same geometry but different atomic arrangement, different atomic arrangement called Bravais lattice। तो अपने ब्रेवेइस लैटिस जो हमारे होते हैं, केवल गौर से इस बात को दिमाग में रखना, आगे कम पूछे या कंफ्यूज हुआ तो लतिया देंगे, इसलिए याद रखेगा। तो केवल एटॉमिक अरेंजमेंट के अनुसार से यूनिट सेल 4 तरह का, केवल ज्योमेट्रिकल डिफरेंस के अनुसार से क्रिस्टल सिस्टम होगा वो 7 तरह का, और ज्योमेट्रिकली सेम हो एटॉमिक अरेंजमेंट डिफरेंट हो तो उसको बोलेंगे ब्रेवेइस लैटिस। और ब्रेवेइस लैटिस 14 तरह के होंगे, 14 काइंड। समझ में आ रहा है बात? अरे ठीक है ना, कितने तरह का? 14 काइंड। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट करके लिखेगा, टेंशन में आ रहा है सब की, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाए तो भाई 4 गो तो 7 तो अब तो मल्टीपल हो गया, अब कहीं और गड़बड़ा है। नहीं नहीं, इतना बर्दाश्त कर लेगा काफी है, इसमें टेंशन नहीं है, हम मेंशन कर दे रहे, आसान कर देंगे। देयर आर 14 kind of Bravais lattice। 14 kind of Bravais lattice, 14 तरह के Bravais lattice होते हैं। मतलब ज्योमेट्रिकली सेम, एटॉमिक अरेंजमेंट के अनुसार से डिफरेंट दिखे, मतलब ब्रेवेइस को 14 तरह का क्रिस्टल, मतलब वो उसको लैटिस मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखा जिसको ब्रेवेइस लैटिस का। समझ में? अब उल्टा समझोगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वो पूरा सुनना और समझ, 1 मिनट गौर से सुन लेना। पूरा जितना वो क्रिस्टलाइन सॉलिड को ऑब्जर्व किया उसमें 14 तरह का डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखा उसको। कितना तरह का? अब वो 14 स्ट्रक्चर को देख रहा था उसमें, तो उसको एटॉमिक अरेंजमेंट के अनुसार से 4 तरह का दिखा, तो उसका नाम दे दिया यूनिट सेल। समझ आया? ज्योमेट्रिकल डिफरेंस के अनुसार से वो 14 को देखा तो वो 7 ही तरह का दिखा, उसको बोल दिया क्रिस्टल सिस्टम। और अगर ज्योमेट्रिकल डिफरेंस और एटॉमिक अरेंजमेंट सबको मिला दिया तो उसको 14 डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखा, जिसको वो ब्रेवेइस लैटिस बोला। समझ में आ रहा है? चलो इसको हम क्लियरिफाई करते हैं। यहाँ देखो, इस बात को हम यहाँ पे अभी मेंशन कर रहे हैं, गौर करना। ये जो हमारे क्रिस्टल सिस्टम हम यही मेंशन कर दे रहे हैं, तुमको आसान हो जाएगा। इधर हम क्रिस्टल सिस्टम ले लेते हैं और उसका हम इधर ब्रेवेइस लैटिस ले लेते हैं, या काइंड ऑफ यूनिट सेल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इधर ले लेते हैं कि उसमें काइंड ऑफ यूनिट सेल, कौन से क्रिस्टल सिस्टम में कौन कौन सा यूनिट सेल दिखा ब्रेवेइस को, उसके अनुसार से हम अरेंज कर दे रहे हैं कि तुमको आसानी से याद हो जाए ये चीज। देखो ब्रेवेइस, ये यूनिट क्रिस्टल सिस्टम हमारा 7 है। कौन कौन? सिंपल क्यूबिक, दूसरा टेट्रागोनल, तीसरा ऑर्थोरोम्बिक, चौथा मोनोक्लिनिक, फिर ट्राइक्लिनिक, फिर हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, हेक्सागोनल, और लास्ट हो गया ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम। ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम, सब ये हमारे अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम हो गए। 7 तरह का क्रिस्टल सिस्टम हमको दिखा, ठीक है। सिंपल क्यूबिक,
टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम। यही है 7 तरह का। अब यूनिट सेल याद होगा, यूनिट सेल हमारा क्या गो था, कौन कौन? पहला था प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा यूनिट सेल, दूसरा हमारा था बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यही पे ऐसे ही मेंशन कर देंगे। तीसरा हो गया हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और चौथा हमारा हो गया इंड साइड और इंड सेंटर्ड, साइड और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल है ये, समझो इसको। इनको इन्होंने कहा ज्योमेट्रिकली देखेंगे तो ये 7 तरह का हुआ। अब सेम ज्योमेट्री के साथ भी तो अलग अलग अरेंजमेंट हो सकता है, तो इनको दिखा, हम इसको इस कारण लिखे हैं इस यूनिट सेल को, यहीं से हम डायरेक्ट तुमको रिलेट कर दे रहे हैं, याद रखोगे यहीं से। जितने तरह का यूनिट सेल, अगर मान लो इसमें जितने तरह का यूनिट सेल इसमें होगा तो ज्योमेट्रिकली सेम है लेकिन वो डिफरेंट दिखेगा। समझ आ रहा है? मतलब मान लो इसमें जो दिखा इनको, इसमें ए बी एंड सी 3 यूनिट सेल दिखता है इनको। पहले ये समझ, एक वो समझो फिर समझाता हूं। ए बी सी मतलब सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में प्रिमिटिव यूनिट सेल दिखता है, बॉडी सेंटर दिखता है और फेस सेंटर दिखता है, उसमें साइड और यूनिट सेंटर नहीं मिला उनको। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो अब सोचो, तो ज्योमेट्रिकली तो ये तीनों ज्योमेट्रिकली सेम है, तीनों की ज्योमेट्री क्या है, सेम। मतलब सारे साइड बराबर, सारे एंगल बराबर 90 डिग्री, लेकिन एटॉमिक अरेंजमेंट के अनुसार से डिफरेंट दिख रहा है कि नहीं? तो ज्योमेट्रिकली सेम हो बट एटॉमिक अरेंजमेंट में डिफरेंट हो तो हम कहेंगे ये ब्रेवेइस लैटिस है। तुमसे पूछा जाए कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के पास क्या है ब्रेवेइस लैटिस, तो बोलेंगे 3 ब्रेवेइस लैटिस। समझ में आई बात? तो देखो यहाँ ए बी सी, यहाँ पे कौन होगा ए एंड बी, यहाँ पे चारों दिखेगा ए बी सी एंड डी, इसका हो गया फर्स्ट ए एंड डी। फिर इसमें ए याद कैसे रखोगे हम बता दे रहे हैं, याद रखोगे फर्स्ट 3, 4 गो है, कैसे याद रखोगे? फर्स्ट 3, फर्स्ट 2, ऑल, फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, याद रहेगा बात? कैसे याद रखेंगे? फर्स्ट 3, फर्स्ट सेकेंड, ऑल, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। तो जोड़ क्या हुआ? 3 2 5 4 9, तो 11 और 3 14। टोटल कितने तरह का दिखा? ये हमको 14 काइंड टोटल हमको दिख गया, 14 काइंड। और ये जो 14 काइंड दिखा इसी को हमने क्या बोला? हमने नहीं बोला, ब्रेवेइस ने बोला। ये ब्रेवेइस लैटिस हो गया। कितने तरह का? 14 तरह का। सबको बात समझ में आ गया? चलो तो उतार लेंगे अब इसको भी। ये बी सी डी क्या किया है तो याद रखेगा, वो कई साइड में लिख लेना कि कौन कौन है वो, ना बाद में कहे ये क्या होता है, पता चलेगा वो ए बना देगा। ब्रेवेइस लैटिस कौन था? ए। चलो देखो, तो हमने जो डिस्कस किया, सिंपल अगर हम बात कर रहे थे तो केवल यूनिट सेल में अगर एटम का अरेंजमेंट डिफरेंट था तो वो हमारा यूनिट सेल 4 तरह का था। केवल कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर, कॉर्नर के साथ साथ सभी फेस के सेंटर पे, और कॉर्नर के साथ साथ किसी भी 2 साइड पे एडजेसेंट या अपोजिट। ज्योमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ यूनिट सेल के अनुसार से क्रिस्टल सिस्टम 7 तरह का हो गया। सेम ज्योमेट्री के साथ का मतलब यह हुआ कि अगर मान लो हमने सिंपल क्यूबिक लिया, तो सिंपल क्यूबिक लिया, इसका मतलब यह है कि इसके सारे साइड्स क्या होंगे? सारे साइड बराबर हैं, और इसके सारे के सारे एंगल क्या है? ये 90 डिग्री है। तो ये कौन है? ये सिंपल क्यूबिक है। समझ आएगा? अब इसमें ऑप्शंस रखे, हमने एटम को पहले अरेंज किया कहां पे? कॉर्नर पे केवल। तो केवल कॉर्नर पे दिखा तो एक तरह का स्ट्रक्चर दिखा, तो ये कौन होगा? ये एक स्ट्रक्चर हुआ। अब इसी में सारा ज्योमेट्री तो सेम है, एटॉमिक अरेंजमेंट में एक एटम और हमने बीच में डाल दिया, तो क्या पहले वाला और ये दोनों सेम दिख रहा है? तो ज्योमेट्री तो सेम था,
लेकिन एटॉमिक अरेंजमेंट डिफरेंट होने के कारण से डिफरेंट दिखेगा, तो उसको हम बोलेंगे ब्रेवियस लैटिस। सबको बात समझ में आ रहा है? तो इसमें जो हमारे पास सिंपल क्यूबिक के पास 3 ब्रेवियस लैटिस दिखे, मतलब सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के पास प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होगा और फेस सेंटर, इंड और साइड और इंड सेंटर्ड सिंपल क्यूबिक में ऑब्जर्व नहीं होता है। समझ में आया बात? तो इस कारण से इसके 3 ब्रेवियस लैटिस। इसमें जब देखा गया टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम में जब ऑब्जर्व किया गया तो इसमें केवल कौन दिखा? प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड, साइड सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड इसमें ऑब्जर्व नहीं हुआ। तो हम पूछा जाए कि टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम में क्या ब्रेवियस लैटिस? तो 2, मतलब यूनिट सेल ऑफ इंडिविजुअल क्रिस्टल सिस्टम इज कॉल्ड ब्रेवियस लैटिस। और आसान लैंग्वेज में बोले तो ही ना बोलेंगे, हर क्रिस्टल सिस्टम के जो डिफरेंट यूनिट सेल्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? उनका ब्रेवियस लैटिस बोलेंगे। तो इसके पास 3 ब्रेवियस लैटिस, इसके पास 2 ब्रेवियस लैटिस मतलब 2 यूनिट सेल, इसके पास 4 यूनिट सेल मतलब 4 ब्रेवियस लैटिस, इसके पास 2 यूनिट सेल, तो इस कारण से 2 मतलब 2 ब्रेवियस लैटिस, और इसके पास एक ही होगा। क्लियर है? तो सब मिला के टोटल कितना हो गया? 14 तरह का। तो टोटल हमारे पास 14 काइंड ऑफ ब्रेवियस लैटिस हमको ऑब्जर्व हुए। यहां तक बात सबको समझ में आ रहा है? एक बात और सुन लेना, गौर करना, सबसे सिंपल क्रिस्टल सिस्टम हमारा कौन है? सिंपल क्यूबिक है। तो उसमें सारे साइड बराबर है, सारे एंगल बराबर है, तो उसमें हम आसानी से अपने मैथमेटिकल एप्लीकेशंस को लगा सकते हैं। सबसे आसानी से मैथमेटिकल जो भी ज्योमेट्रिकल जो हम यूज करते हैं ज्योमेट्री का, मैथमेटिकल ज्योमेट्री का, उसका यूज हम आसानी से कहाँ कर सकते हैं? सिंपल क्यूबिक में सबसे आसानी से लग सकता है। तो अब जो हम लोग इसके बाद हमारे पास जो पार्ट आएगा वो आएगा मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। मतलब जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम पढ़ेंगे केवल और केवल किसके लिए पढ़ेंगे? सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के। क्यों? क्योंकि वो सबसे सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम है और उसमें मैथमेटिकल अप्रोच लगाना हमारे लिए सबसे आसान होगा। समझ में आ रहा है बात? तो इसके बाद ये तो क्लियर हो गया, यूनिट सेल, क्रिस्टल सिस्टम, ब्रेवियस लैटिस, इसमें हम आशा करते हैं सबको किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम अगले क्लास में आएंगे तो हम पूरे सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम से रिलेटेड उसका डिस्कशन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? चलो तो आज यहीं तक छोड़ते हैं हम लोग।